क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा। जी हाँ, हिंदी विषय का पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में कैसा आएगा। क्या आपका पेपर सरल होगा या फिर कठिन होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल कंप्लीट बताने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह जो मॉडल पेपर है मेरे पास, यह है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। सत्र 2022 और 23 के लिए कक्षा 10 विषय हिंदी का यह मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर के अनुसार यहां पर आप देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरीके का पेपर आएगा आपका, यानी इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो समय क्या होगा, पेपर का समय होगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का। और यहां पर कुछ सामान्य से निर्देश हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अब 2023 में पेपर का पैटर्न बदल चुका है, इसलिए अब आपको नए पैटर्न के आधार पर ही तैयारी करनी है 2023 बोर्ड परीक्षा की, जो कि आप चैनल के साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान हिंदी विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की। तो यहां पर है प्रारंभ के 15 मिनट। पहला निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह जो मॉडल पेपर है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। जी हां, इस मॉडल पेपर को संपूर्ण हल करके बताऊंगा कैसे आपको इस तरीके के प्रश्न जो आएंगे, आप यहां पर देखेंगे कितने आसान प्रश्न हैं और कितने कठिन हैं। तो यहां पर है अगला निर्देश की प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। अगला निर्देश है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं। कितने बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनका आपको आंसर कहां फिल करना होगा, OMR शीट पर फिल करना होगा। चलिए मैं आपको OMR शीट का यहां पर आपको नमूना दिखा दूं। यह है OMR शीट का नमूना, कुछ इस तरीके की होगी आपकी OMR शीट। और मैंने इस OMR शीट को भरने का तरीका भी बता दिया है, कैसे क्या भरना है। आपने वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में, और जल्द ही मैं आपको दोबारा वीडियो उपलब्ध करा दूंगा OMR शीट भरने का। फिर से आपको तरीका बता दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिए। अगला निर्देश दिया गया है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और जो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और अगला निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। जो खंड आ में प्रश्न पूछे जाएंगे 20, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। और जो खंड बा में प्रश्न आएंगे, इनका आप हल करेंगे कितनी देर में, यानी इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। और अगला निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए हैं। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न जो कि खंड आ के अंतर्गत हैं, पूर्णांक क्या है 20, क्योंकि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए मैं आपको
एक एक प्रश्न का आंसर भी बताता चलूं। यहां पर पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। आप इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं जरूर तैयार कर लो, और मैं जल्द ही आपके लिए हिंदी विषय के अन्य भी मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, सामाजिक विज्ञान विषय के भी, चित्रकला विषय के भी और गृह विज्ञान विषय के भी। तो चलिए यहां पर पहला प्रश्न कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, और यहां पर विकल्प दिए गए हैं 4, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। यहां पर जो दूसरा वाला विकल्प है यह सही है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है निबंध, दूसरा विकल्प है कविता, तीसरा विकल्प है नाटक और चौथा क्या है विकल्प? कहानी। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। मैं आपको इन प्रश्नों के साथ साथ अन्य प्रश्नों को भी बताता चलूंगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और आप सभी चैनल के साथ जरूर बने रहें। अगला प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा विकल्प है हरि कृष्ण प्रेमी। तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, और यह जो रचना है किस विधा पर आधारित है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गबन जो रचना है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। वो गबन जो रचना है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख 01 यानी 1 नंबर लिखा है, यानी एक प्रश्न 1 अंक का है। जब एक प्रश्न का आंसर आप सही देंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? पहला विकल्प है 1936 से 1943 तक, दूसरा है 1919 से 1938 तक, तीसरा विकल्प है 1900 से 1918 तक और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समयावधि या समय सीमा क्या है? 1919 से 1938 तक, यह जो विकल्प है सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न क्या है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है जीवनी, दूसरा विकल्प है आत्मकथा, तीसरा विकल्प है साक्षात्कार या भेंट वार्ता और चौथा विकल्प है रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह रचना है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। किस विधा पर आधारित रचना है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, और यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला विकल्प है द्विवेदी युग, दूसरा विकल्प है भारतेंदु युग, तीसरा विकल्प है प्रगतिवादी युग और चौथा विकल्प है छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? यह द्विवेदी युग की रचना है, और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है? पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है हरिऔध अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, तीसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन और चौथा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश, और यहां पर जो दिया गया है मधुशाला, यह रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। मधुबाला भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है, मधुकलश भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 कह रहा है इस मॉडल पेपर का कि भारत भारती किसकी रचना है? पहला विकल्प सियाराम शरण गुप्त, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है महादेवी वर्मा। तो भारत भारती किसकी रचना है? आप सभी को मैंने बताया है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो एक बार आप सभी वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और साथ ही साथ कमेंट भी कर
करते रहें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? पहला विकल्प है सन 1843 से अब तक, दूसरा विकल्प है 1643 ईस्वी से 1843 तक, तीसरा विकल्प है 1918 से 1936 तक और चौथा है 1936 से 1943 तक। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सन 1843 से अब तक का जो समय है यानी वर्तमान तक का, आज तक का, वह जो आता है किस काल के अंतर्गत आता है? आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10 है, मतिराम किस युग के कवि हैं? पहला विकल्प है आधुनिक काल, दूसरा विकल्प है आदिकाल, तीसरा विकल्प है भक्ति काल और चौथा विकल्प है रीति काल। तो मतिराम किस युग के कवि हैं? इसका राइट आंसर क्या है? मतिराम, जिनकी रचना क्या है? ललित ललाम, ये रीति काल के कवि हैं। चौथा वाला विकल्प सही है। तो यहां से आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो पेपर आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा का, आप देख पा रहे हैं कितने आसान प्रश्न आ रहे हैं। यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो आप हिंदी विषय में 70 में से 65 प्लस पक्का लेकर आओगे और हो सकेगा तो आप 70 भी लेकर आ सकते हैं यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं, अपनी नोट्स भी बनाते हैं। तो यहां पर अगला प्रश्न संख्या 11 कह रहा है क्या कि हास्य रस का स्थायी भाव है? क्या है? पहला विकल्प है शोक, दूसरा है रति, तीसरा है हास और चौथा है निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, आप सभी को मैंने बताया है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश या प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहां पर पहला विकल्प है उपमा अलंकार, दूसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा विकल्प है रूपक अलंकार और चौथा विकल्प है श्लेष अलंकार। तो मैंने आप सभी को बताया है कि जहां पर मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि एक ट्रिक बताई है उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत कि जहां पर मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि वाचक शब्द आ जाएं जिस भी उदाहरण में, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और दिए गए उदाहरण में क्या है? मनो। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है? वाचक शब्द है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है क्या कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पहला विकल्प है वी, दूसरा विकल्प है मान, तीसरा विकल्प है अक और चौथा विकल्प है दीर्घ आ यानी बड़ा आ आप कह सकते हैं। तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यहां पर राइट आंसर आ है, क्योंकि कर्षण के आगे आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं? यहां पर पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 3। तो प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष समास है? तो पीतांबर अर्थात पीला है, अंबर जिसका या पीला है, वस्त्र जिसका यानी कोई दूसरा यानी भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास है। तीसरा वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 17 है, यहां पर आंसू का तत्सम रूप क्या है? यहां पर पहला विकल्प है अश्रु, दूसरा विकल्प है अंशु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु। यहां पर पहला ही विकल्प क्या है? सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि यण संधि का सूत्र क्या है? यहां पर पहला विकल्प है आद्गुण, दूसरा है अक सवर्णे दीर्घ,
तीसरा विकल्प है इको यड़च और चौथा है वृद्धि रेच। तो यड़ संधि का सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला जो विकल्प है यहां पर सही हो जाएगा। इको यड़च जो है यड़ संधि का सूत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 19 है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है। पहला विकल्प है षष्ठी विभक्ति एकवचन, दूसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति द्विवचन और तीसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चौथा विकल्प है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। और प्रश्न संख्या 20 क्या है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। पहला विकल्प है द्विवचन प्रथम पुरुष, दूसरा विकल्प है प्रथम पुरुष एकवचन, तीसरा विकल्प है उत्तम पुरुष बहुवचन और चौथा है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रथम पुरुष एकवचन। तो ये हैं 20 प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न होंगे खंड बा के अंतर्गत, जिसके लिए पूर्णांक होगा 50 अंकों का। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां से आपको प्रश्नों का क्या करना है, आंसर लिखना होगा, यानी यहां से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। आप बिंदु पकड़िएगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं मित्रता, और यह जो गद्यांश है किस पाठ से है मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप किसी भी पाठ के गद्यांश को कैसे पकड़ लेंगे कि यह किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मित्रता आ गया, इसलिए यह किस पाठ से है, मित्रता पाठ से है। आप ध्यान दीजिएगा यह जो पहला गद्यांश है मित्रता पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसी के आधार पर अगला प्रश्न क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा गद्यांश में आपको उसी की ही व्याख्या करनी होगी इस बार। और अगला जो प्रश्न आएगा गद्यांश पर आधारित, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके का जो प्रश्न होगा आपको गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। और अथवा में भी गद्यांश है, यह जो गद्यांश है किस पाठ से है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा। यह जो गद्यांश है यह लिया गया है ममता नामक पाठ से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो गद्यांश है ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन हैं, जय शंकर प्रसाद जी हैं। गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है, तो यहां पर है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 ही प्रश्नों का आंसर बताना है, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर पद्यांश दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पर पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं। पद्यांश क्या है, चरण कमल वंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर ले हैं, या लांघे यहां पर होना चाहिए, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और इस पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि यह जो पद्यांश है किसके द्वारा रचित है, यह पद्यांश सूरदास जी के द्वारा रचित है। और किस पाठ से लिया गया है, सूरदास जी के पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसका आपको आगे क्या करना है, अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी अंश रेखांकित होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। फिर उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार भी आपको बताना है। फिर इसके बाद अगला जो पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह पद्यांश लिया गया है किस पाठ से, वन पथ पर शीर्षक पाठ से। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है, और जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो वन पथ पर शीर्षक पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। आपको मैंने वन पथ पर शीर्षक पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो।
इसके बाद प्रश्न संख्या 3 क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर पहला गद्यांश दिया गया है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह किस पाठ से है? यह जो गद्यांश है वाराणसी पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? वाराणसी पाठ से लिया गया है। और अथवा में जो गद्यांश है यहां पर मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यह किस पाठ से है? यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। आपको मैंने दोनों ही पाठ कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, आप देख पाएंगे, वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो इसके बाद है अगला, यानी 2 गद्यांश आए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 गद्यांश आए हैं। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा यानी लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर है पहला पद्यांश, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। और अथवा में जो पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत। तो यह जो है पहला पद्यांश है, किस पाठ से? यह है जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है। और दूसरा जो पद्यांश है यह है भारतीय संस्कृति। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति से है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हुए हैं। आपको अपने पठित यानी जो भी खंड काव्य आपके जिले के अनुसार पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। जो भी खंड काव्य आपके जिले के अनुसार है, आप उसी के अनुसार अपने जिले के आधार पर किसी एक प्रश्न का आंसर आपको देना है। इसके बाद यहां पर है प्रश्न संख्या 6 का, और 6 का कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आए हुए हैं 3 प्रमुख लेखकों का जीवन परिचय, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर इस बार मिलेंगे। 2023 की बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद है 6 खा कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 प्रमुख कवियों का नाम दिया गया है। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा, इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी 5 नंबर आपको किसी एक लेखक का जब आप जीवन परिचय लिखेंगे और संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखेंगे तब मिलेंगे, और 5 नंबर आपको जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय और उससे संबंधित प्रमुख रचना का नाम लिखेंगे तब मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 क्या आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको किसी एक श्लोक को लिखना होगा जो आपके पेपर में ना आया हो। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो, क्योंकि 2 श्लोक तो पद्यांश के रूप में आएंगे ही आएंगे। आपको तीसरा श्लोक भी तैयार होना चाहिए, अन्यथा ये 2 नंबर आपके नहीं आएंगे। मान लीजिए आपने 2 श्लोक तैयार किए और वही आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गए, तो आप क्या करोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर दिए गए हैं 4 प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और मैंने संस्कृत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख
पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। प्रश्न संख्या 9 क्या आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहां पर महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, और अगला विषय है आतंकवाद कारण एवं निवारण, अगला विषय है जनसंख्या लाभ हानि, और इसके बाद अगला विषय है नारी सशक्तिकरण। आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जिसके लिए अब आपको कुल 9 नंबर मिलेंगे, यानी निबंध जो आएगा 9 नंबर का आएगा। तो मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी को 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया यूपी बोर्ड के द्वारा, उसका फुल सॉल्यूशन दे दिया है। आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।